14 के पहले भारत का सर जमीन पर धंसा हुआ था, यूं पैर ऊपर था, सर नीचे था। 14 के बाद भारतीयों ने भारत को के सर को खड़ा किया, पैर पर खड़ा कर दिया। अब जब पैर पर खड़ा होगा तो चलना भी सीखेगा जी, आगे बढ़ना भी सीखेगा, क्योंकि अभी तो सर दबा हुआ था उसका, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सर यहाँ तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब इन 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। हम ये नहीं कर रहे हैं जी। भाई आपको सर दबाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ा है, ऐसे थोड़ा नहीं सर, पहले तो पैर पर खड़ा था भारत, लेकिन उल्टा भारत क्यों हुआ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ा है। हम 70 सालों में क्या हुआ है हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। हम 14 के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन का भाव देखते हैं। नरेंद्र मोदी को विश्वविद्यालय बने हैं, नए विश्वविद्यालय खुले हैं जी, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय लेके क्या करेंगे जहां से कुछ नई चीजें न निकले, नवनीयता न है। शिक्षा के प्रति नरेंद्र मोदी को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो अस्त्र है जो ब्रह्मोस से भी खतरनाक है जी। अगर वो शिक्षा अपनी मौलिकता की तरफ लौट आई तो फिर भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी की दृष्टि छोटी चीजों पर नहीं है। भारत को सेना को भारत सेना के मामले में चौथा देश है। भारत को पहला देश बनना चाहिए सेना के मामले में, अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए। ये बैलेंस ऑफ पावर है। और सेना है वो कैसा तथ्य हो किसी देश को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति, वो सेना एक शक्ति है। दूसरा कि जो हमने आपको श्लोक अलब्ध लाभार्थी, आर्थिक शक्ति को और दूसरे तरीकों से समृद्ध करना चाहिए। सिर्फ नौकरी करना या सरकारी नौकरी लेना ही उपाय नहीं है। कितनी नौकरियां हैं, हर व्यक्ति को स्वावलंबी, कुटीर उद्योग की तरह स्वावलंबी बनना चाहिए। आज बनारस में देखिए, एक ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को आईएएस की तैयारी करा रहा हूं, एक मेरा बच्चा है, मुझे विश्वास है कि आईएएस, और गेट कीपर है। ये भाव जगने लगे तो क्या नहीं हो जाएगा हमारा जी। गरीब का बच्चा आईएएस बने, गरीब का बच्चा इंडस्ट्रीज बने, गरीब का बच्चा प्रोफेसर बने, गरीब का बच्चा बाहर बने, तो परिवर्तन नहीं है तो क्या है जी। ये सोच आई है ना, सोच का बदलाव हुआ। लेकिन 400 पार नारा देने से ये तो तय हो गया कि 400 पार कम करने के लिए विपक्ष लड़ रहा है, सत्ता पाने के लिए विपक्ष नहीं लड़ रहा है। और विपक्ष पुराने हथियारों से लड़ रहा है। हथियार सब राजनीति के नए हो गए। सोशल मीडिया ने जिन हर आदमी के हाथ में जो इंटरनेट और मोबाइल है, वो अब कुछ छुप नहीं रहा है। जैसे हम उतने बड़े बाप के बेटे होते ना तो हम बहुत कुछ सोच लेते। उतने बड़े बाप के बेटे, उतनी बड़ी विरासत के बेटे हैं, उनके में वो विरासत का खून क्यों नहीं आया, ये मेरे समझ से बाहर है। उनको कुछ समझ नहीं है। वो जिनको जो समझाता है वो बोल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसका प्रभाव हो रहा। पप्पू उनको कह देते हैं लोग, कितना बड़ा अपराध, देश का प्रधानमंत्री पप्पू हो जाए, ये कहते हैं लोग कि देश का प्रधानमंत्री पप्पू हो ही। अगर ये सही है, हिंदुओं की संख्या घटी है कि बढ़ी है, ये अलग सवाल है। लेकिन अगर 7% से 14% तक मुसलमानों की संख्या बढ़ी है तो इस देश में अल्पसंख्यकवाद को खत्म कर देना चाहिए जी, क्योंकि ये भी अब बहुसंख्यक के रूप में आ गए। अब पाकिस्तान यहां से नहीं पैदा होगा। पाकिस्तान भारत में मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान पैदा नहीं हो सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज का ये वीडियो है डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक लेखक हैं। उनके इंटरव्यू का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम उनसे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि 10 सालों में भारत कितना बदला है। क्या जिस विकास की बात मोदी करते हैं वो जमीन पर दिख रहा है? इस पर उनका आकलन क्या है? और नरेंद्र मोदी का कौन सा ऐसा काम है जो उन्हें पसंद नहीं है या जिन पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यदि नरेंद्र मोदी आने वाले 5 सालों के लिए वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें किन विषयों पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए। तो डॉक्टर कौशल किशोर मिश्र जी से बात शुरू करें उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें,
कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। और आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं जो कि हमें ज़रूरत है, तो आप हमें इस QR कोड के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर कौशल किशोर मिश्र से। 10 सालों में जो परिवर्तन आप देखते हैं उसमें आप भारत को किस लेवल पे पाते हैं और किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें बताइएगा जिसको समझ के ये हमें लगे कि हाँ, भारत कहीं एक ऊपर गया है। 14 के पहले भारत का सर जमीन पर धंसा हुआ था, यूं पैर ऊपर था, सर नीचे था। 14 के बाद भारतीयों ने भारत को के सर को खड़ा किया, पैर पर खड़ा कर दिया। अब जब पैर पर खड़ा होगा तो चलना भी सीखेगा जी, आगे बढ़ना भी सीखेगा, क्योंकि अभी तो सर दबा हुआ था उसका, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सर यहाँ तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसका मतलब इन 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। हम ये नहीं कर रहे हैं जी, भाई, आपको सर दबाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ा है। ऐसे थोड़ा नहीं सर, पहले तो पैर पर खड़ा था भारत, लेकिन उल्टा भारत क्यों हुआ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ा है। हम 70 सालों में क्या हुआ है हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। हम 14 के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन का भाव देखते हैं। 70 साल के पहले बुलेट ट्रेन तो उसके पहले थी, भारतीयों ने बुलेट ट्रेन की तरफ देखा क्यों नहीं, सोचा भी नहीं। ये मेरा सवाल है। सोचा भी और नहीं। आज बयान क्या हो रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था बुलेट ट्रेन लाने के लिए लाए। बुलेट ट्रेन पर बहस हो रही है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जी, और बुलेट ट्रेन बन रही है। बुलेट ट्रेन की भाव आपके मन में जाग गया। हम चंद्रमा पर, तो अमेरिका 75 में चला गया, चंद्रमा पर जा रहे हैं तो टीवी देख कर अरे दक्षिण ध्रुव पर, अरे क्या बात है, भारत चंद्रमा पर चला गया। ये भाव तो पैदा हुआ। जी, हमारी चमचमाती सड़कें क्यों नहीं अच्छी होनी चाहिए? 70 साल पहले क्यों सड़क तब भी बन सकती थी, आज आपको मालूम है मैंने पिछले 2 साल में 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा की है कार से। जी, आश्चर्यचकित रह जाएंगे बाई कार। अच्छा, क्यों? जी, इसलिए किया कि हम थोड़ा देखें तो देश क्या है, क्या बदला है। हम बंबई चले गए, जी, हम सिक्किम चले गए, हम दार्जिलिंग चले गए, हम राजस्थान का कोना कोना, हम ट्रेन बैठे ही नहीं, हवाई जहाज पे गए ही नहीं, हम कार चलेंगे। पैसा खर्च होता है कार, जी, ड्राइवर चाहिए, खान पान चाहिए, तपस्या चाहिए, सो नहीं सकते, बैठे हुए हैं। हमने देखा कि भारत तो एकदम बदल गया भैया। चमचमाती सड़कें, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की योजना लाई थी, तो 10 सालों में उन लोगों ने ठाप दिया उसको। शुरू तो अच्छा किया था, मोदी ने उसको पूरा कर दिया। भारतमाला, कहां कहां सड़कें नहीं बन रही हैं, पानी के अंदर पुल बन रहे हैं हर जगह। हम गए, जब वहां गए तो पहाड़ को चीर करके बना हुआ, लोग हरा हरा जा रहे हैं आनंद लेते हुए। ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है? आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, फोटो लोग लगाते हैं सड़कों का, कहते हैं ये अमेरिका नहीं है, ये गंगटोक से यहाँ तक की सड़क है, ये लंदन नहीं है, ये बंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला हाईवे है। क्यों कहने लगे? ये सोच बदली ना, इतना तो हुआ। हम बुलेट ट्रेन सोचने लगे, हम हाईवे सोचने लगे, हम बड़े बड़े चीजों को बनाने को सोचने लगे, हम कारखाने खोजने लगे, हम हवाई जहाज तक बनाने लगे, और हमारा हवाई जहाज लोग मांगने लगे। तो सोच बदली, चिंतन बदला, आत्मनिर्भरता का भाव जब बदला, स्वावलंबन बदला, तो चीजें सामने। हम वैज्ञानिक भी थे भैया, हम विज्ञान जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम विज्ञान नहीं जानते। आज ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के सर्वोत्कृष्ट मिसाइल केवल भारतीय ने तो बनाया। अमेरिका को फेल कर रहा है, रूस को फेल कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने कहा कि हमको ब्रह्मोस दे दीजिए, भारत ने कहा बाप रे हम नहीं देंगे, आप तो नाश कर देंगे सर। रूस जैसा देश मांग रहा है। तो भारत अब दुनिया की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि उसकी सोच बदल गई। उसने आंख अपना खोला तो देखा कि विराटता है भाई, हम तो ऐसे बंद करके छोटा छोटा चीज देख रहे थे, हम आंख खोला था, विराटता, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब उसने करना शुरू किया तो दुनिया चमत्कृत रह गई। और ये क्यों हुआ? इसलिए कि नेतृत्व ने करने को छूट दी। पहले नेतृत्व सब करने ही नहीं देना चाहता था। अरे गरीबी है, ये है, वह है, मरो, खाओ, लो, खाओ, निर्भर रहना, खाओ पियो मर जाओ,
पहले क्या था, खाओ पियो कपड़ा पहनो मर जाओ। आज खाओ भी पियो भी कपड़ा भी पहने, अमरत्वता को प्राप्त करो, ये भाव जुड़ गया। जब अमरत्वता को प्राप्त करने का की सोच युवा में डेवलप होगी, हर युवा सोचने लगेगा कि हम नया चीज करें, कि हम इतिहास में दर्ज हो जाएं, तो क्या नहीं हो सकता है। वही हो रहा है। 14 के बाद यही हुआ है और यही होगा। बिल्कुल सर। एक 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 क्या कहते हैं उसको, नशा चढ़ गया भारतीयों में, आत्मनिर्भर बनने, स्वावलंबी बनने का एक नशा पैदा हो गया। और यह नशा भारत को बदल देगा और भारत को बदल रहा है। एक चीज मैंने भी देखा है सर कि जो 10 साल में एक लोगों की सोच राजनीति से जुड़ी है। पहले ये था कि कौन आ रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है, हम वोट देके चले आ रहे हैं, ठीक है, इनको दे देना, इनको दे देना, उनको देना है, उनको दे देना है। लेकिन आज हर जनता का, हर तबका वो राजनीति में अपनी सहभागिता निभा रहा है, विचारधारा के आधार पर भी, तो खुद से वो उसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है। और सर एक चीज और बताइएगा कि नरेंद्र मोदी का ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या आप कि उसको, उसकी जगह कुछ और होना चाहिए था, या उसका तरीका कुछ और होना चाहिए था, या इसको कहें कि ये काम आपको पसंद नहीं आए? शिक्षा व्यवस्था पे नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया है। शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने दृष्टि नहीं डाली, उनको दृष्टि डाली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बड़े बड़े वाइस चांसलर नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा। ऐसी पॉलिसी लेके हम क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी को विश्वविद्यालय बने हैं, नए विश्वविद्यालय खुले हैं जी, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय लेके क्या करेंगे जहां से कुछ नई चीजें न निकले, नवनीयता ना है। शिक्षा के प्रति नरेंद्र मोदी को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो अस्त्र है जो ब्रह्मोस से भी खतरनाक है जी। अगर वो शिक्षा अपनी मौलिकता की तरफ लौट आई तो फिर भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी की दृष्टि छोटी चीजों पर नहीं है। अरे वो मैं तो देखता हूं ना, आप इसी स्कूल के आए बाहर देखिए, जो खटिक परिवार रहता है, कोरोना काल में मैंने देखा भूखों मर रहे थे, आज वो कार खड़ी करके बेटा आप जाइएगा देख लीजिएगा। उनका व्यवसाय क्या है, सगड़ी पर सब्जी बेचना। सगड़ी पर सब्जी बेच के अपने दरवाजे पर कार लेके बड़े शौक से देखता है। ये परिवर्तन नहीं है जी। ये किसने किया? नेतृत्व ने किया। नेतृत्व चाहता था कि वो सगड़ी ही बेचते रहें। ये नेतृत्व चाहता कि नहीं, उनके पास कार होनी चाहिए, हवाई जहाज पर चढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े तो। उससे पूछा एक दिन, यार तो के प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज मिला? हाँ मिला। मुझे तेरे घर में कितना लोग हुआ? 100 लोग हुआ। हमके बड़ा आनंद मिलत हुई, और का मिला, आधा रखी ला, आधा बेच दिला। हमके बेच के क्या करला? देखा ये कार खड़ा के लिए, हमके कार करबा का चलीबा कैसे? काबी तो खड़ा के लिए, कभी कभी मेहरारू के लेके घूम जाइला, बच्चन के लेके घुमा देला, लेकिन अगर उपयोग करब हम, क्या करेगा? ट्रेवल चलाएगा जी, पैसा कमाएगा और समृद्धि करेगा, एक की अगर 4 कार खरीदेगा, बढ़ जाएगा। मेरा जो ड्राइवर है आज से 3 साल पहले मेरे पास आया, मैं इस समय यात्रा करता था, तो उसको जोड़ लिया, अच्छा था, हमको अच्छा लगा, पसंद आया। हमने कहा कि भाई हमको जब चलना होगा तो तुमको बुलाएंगे, चलो जी। टूटी सी गाड़ी थी, अच्छा भी नहीं था, खराब गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, सेकंड हैंड लिया होगा, उससे यात्रा करना शुरू किए। जहां जहां गया उसको अच्छा लगने लगा। उसने कहा कि भैया ऐसा यात्रा कर देवे तो हम तो 4 गाड़ी रख ले। हमने कहा तू 5 गाड़ी रखा यार, हम करब तो रही से। तय कर लिया, 4 गाड़ी का मालिक हो गया, लेकिन उसके स्वामी भक्ति में कोई अंतर नहीं। अभी फोन कर दूं कि मनीष आ जाता, चले के हो जैसलमेर, राती में चले, हाँ भैया रात में चलो। सर मेरा अगला सवाल भी यही है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री पद पे बनते हैं तो आप किन कार्यों को, जैसे एक तो शिक्षा आपने जोड़ ही दिया, इसके अलावा कौन कौन से कार्य हैं जो आपको लगते हैं कि भारत के लिए बहुत आवश्यक है? भारत के लिए आवश्यक यह है कि भारत को सेना को और मजबूत करना चाहिए जी। भारत को सेना को भारत सेना के मामले में चौथा देश है। भारत को पहला देश बनना चाहिए सेना के मामले में, अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए जी। ये बैलेंस ऑफ पावर है। और सेना है वो कैसा तथ्य हो, किसी देश को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति
वो सेना एक शक्ति है। दूसरा कि जो हमने आपको श्लोक अलब्ध लाभार्थी, आर्थिक शक्ति को और दूसरे तरीकों से समृद्ध करना चाहिए। सिर्फ नौकरी करना या सरकारी नौकरी लेना ही उपाय नहीं है। कितनी नौकरियां हैं। हर व्यक्ति को स्वावलंबी, कुटीर उद्योग की तरह स्वावलंबी बनना चाहिए। आज बनारस में देखिए, 14 के पहले बनारस में क्या था। आज हर घर में अगर 5 कमरे हैं किसी के पास, तो 2 कमरा होटल के रूप में परिणित है। 2 कमरे में लोग रह रहे हैं, 2 कमा रहे हैं, पीढ़ी संभाल रहे हैं, लोग रह रहे हैं। हाई फाई होटल नहीं जरूरत है, 2 कमरा मिल जाए, को सस्ते की जरूरत, सस्ते के हमको मिल जाए, और मिल जा रहा है। क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गंगा आरती देख रहे हैं, गंगा जी किनारे उतरे, नाव घूम रहे हैं, चले जा रहे हैं। साड़ी भी खरीद रहे हैं, खिलौना भी खरीद रहे हैं, कचौड़ी जलेबी भी खा रहे हैं, ठंडाई भी पी रहे हैं, मोदी का चाय भी पी रहे हैं, चाय की दुकान भी देख रहे हैं, सड़कें भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं। ये तीर्थाटन, हम प्राचीन भारत में इसको तीर्थाटन कहते थे। आज उसको आप पर्यटन कहते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग थोड़ी न था, भारत में तीर्थाटन ही था। अभी भी वही, अभी भी तीर्थाटन। राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए, केदार में देख लीजिए, जी, राम मंदिर देख लीजिए। अयोध्या का कायाकल्प हो गया। वही अयोध्या जो टूटी खपड़ी बनी हुई थी, आज वहां दुकान लोग समृद्ध होने लगे। 5 साल और अभी 6 महीना 8 महीना बीता है। जहाँ पे लोग हॉस्पिटल की मांग कर रहे थे, आज वहां की इकोनॉमी की वजह से कई हॉस्पिटल खड़े हो जाएंगे। खड़े नहीं हो जाएंगे, होटल खड़ा हो जाएगा। लोग जमीन, अंबानी अडानी से लेके बड़े बड़े लोग, एयरपोर्ट बनने लगा, अंतरराष्ट्रीय। अयोध्या कभी सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? बनारस कभी सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये झूठ तो नहीं है। 2 साल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। क्रिकेट एक इकोनॉमी का आधार है। विदेशी आएंगे, होटल व्यवसाय बढ़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी आएंगे। क्रिकेट एक फैशन नहीं है, आप पता ही है। उसका आर्थिक रूप से संसाधन का उपयोग करना अपराध तो नहीं है, लेकिन भारत बनारस ने कर दिया। उससे नौकरियां भी तो डेवलप, क्यों? बहुत सारे रोजगार बनेगा, रोजगार बनेगा। बहुत से जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, 15-20 माला, 50 माला, 100 माला। कई जगह हम जाते हैं तो पूछते हैं, तो वहां के जो गेट कीपर से पूछा क्या यहाँ क्या, तो कहता है कि हाँ यहाँ हम गेट कीपर हैं। कहना क्या है तुमको मिलता है गेट कीपरी कर रहे, पढ़ो लिखो कुछ और काम करो। कहा अरे साहब बहुत हमको 15,000 रुपया मिलता है, लेकिन 20,000 रुपया हमको ऐसे ही मिल जाता है, टिप में मिल जाता है। 35,000 पा गया, खुश है, बढ़िया है। हमने उससे पूछा क्या करते हो? कहा हमारा लड़का भाई साहब सिम्बियोसिस में पढ़ रहा है। एक ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को IAS की तैयारी करा रहा हूँ, एक मेरा बच्चा है, मुझे विश्वास है कि IAS, और वो गेट कीपर है। ये भाव जगने लगे तो क्या नहीं हो जाएगा हमारा। गरीब का बच्चा IAS बने, गरीब का बच्चा इंडस्ट्रीज बने, गरीब का बच्चा प्रोफेसर बने, गरीब का बच्चा बाहर बने, तो ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है? ये सोच आई है ना, सोच का बदलाव। ये राजनीति का बदलाव तो है ही, जो है ही है, सोच का बदलाव हुआ। इसीलिए 2024 के चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस पर नहीं उठाए जा रहे हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, अरे भारत का संविधान कौन खत्म कर सकता है? भारत का लोकतंत्र इसी पर जिंदा है। भारत लोकतंत्र खत्म कैसे कर देगा? जिस लोकतंत्र से चुन के वो आ रहे हैं, जिस चुन के उनको खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। कभी नहीं खत्म हो सकता। लेकिन ये नैरेटिव क्यों कराया जा रहा है? ये नकारात्मक नैरेटिव है, इसलिए कि लोग बदलाव देख रहे हैं और जनता उसको अच्छा लग रहा है। नारी शक्ति खुल के आ गई सामने, उसको डर नहीं है, उसको भय नहीं है, खुल के बोल रही है। नेता टिकट मांग रही है, लड़ना चाहती है। अब तो आरक्षण ही मिल गया, 29 तक आरक्षण ही हो जाएगा, तो नारी भी आ जाएगी। तो नारी शक्ति आएगी तो क्यों नहीं बदलाव होगा? और बदलाव जो नारी परिवार चला देती है तो उसको तो और अच्छा चलाएगी, उसके प्रति ममत्व तो होगा। हमारे प्रति तो ममत्व तो नहीं हो सकता, उसके में तो ममत्व तो होगा। ये सब जो बदलाव भारत में हो रहे हैं, ये भारत को कहाँ खड़ा करेंगे इसकी कल्पना करना कठिन है। लेकिन नेतृत्व उसी तरह का होना चाहिए जो नेतृत्व आज ये कर। अच्छा सर, राजनीति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन है, उसको आप कहाँ तक देखते हैं? और नरेंद्र मोदी के शासन में, नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, उसको कहाँ देखते हैं? क्या जो 400 पार का नारा है वो कितना सार्थक हो रहा है? देखिए 400 पार का नारा क्यों दिया गया?
हर पार्टी को अधिकार है अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का। जी। मोदी ने कहा कि 400 पार, मतलब हम ठीक ठाक है, अब 400 पार ले आओ, लड़ो। 400 पार हो भी सकता है, 400 पार नहीं भी हो सकता है, लेकिन 400 पार नारा देने से यह तो तय हो गया कि 400 पार कम करने के लिए विपक्ष लड़ रहा है, सत्ता पाने के लिए विपक्ष नहीं लड़ रहा है। और विपक्ष पुराने हथियारों से लड़ रहा है। हथियार सब राजनीति के नए हो गए। सोशल मीडिया ने जिन हर आदमी के हाथ में जो इंटरनेट और मोबाइल है, वो अब कुछ छुप नहीं रहा है। अब हर चीज की परिभाषा तय हो रही है जी। जाति की भी, पहले जातिगत समीकरण हुआ करते थे। अरे भाई, हमारी पार्टी है, हम हिंदू ब्राह्मण जोड़ने, यादव जोड़ने, मुसलमान जोड़ने, दलित जोड़ने, हम जीत गए। इसको खोल दे रहे हैं पोल, जनता खोल दे रही, तो जनता भी सोच रही कि तो पागलपन है यार। मायावती जैसी पार्टी खत्म हो रही है जी। अखिलेश यादव जैसी पार्टियां धराशायी हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग चोरी में बंद हो रहे हैं, रुपया मिल रहा है, सोशल मीडिया के देन है। हम कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं यहां से चोरी करके 5 करोड़ रुपया लेके घर में आऊं तो बगल वाला देख रहा है कि कहां से रुपया ले आ रहा है, इनके पास तो कोई रोजगार है नहीं। वो लिख देगा कि आज कौशल जी घर में इतना करोड़ रुपया आया, ईडी आ जाएगी, छुपा भी नहीं सकते। बहुत कुछ नियंत्रित हो रहा है, बहुत कुछ पोल भी खुल रहे हैं। उस पोल खुलने से उसको रोकथाम की तैयारी भी चल रही है। ये जो सोशल मीडिया तत्व आया है ना, इस सोशल मीडिया ने राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा भी बदल दिया। और इसको जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, वो धराशायी हो रहा है। वोटर तो वही है ना भैया। कौन वोटर है जो मोबाइल हाथ में लेके चल रहा है, गाली भी दे रहा है, कमेंट भी कर रहा है, लेकिन सोच भी रहा है कि अरे ऐसा, सामान्य आदमी सोच रहा है। जब आम आदमी के हाथ में सोचने की ताकत मिल जाए, आम आदमी के दिमाग में भविष्य को सोचने की क्षमता हो जाए, तो कुछ बदलते देर नहीं लगती। वही हो रहा है। इसलिए मोदी सोशल मीडिया के लोगों को आगे बढ़ाने में, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को, लेकिन आज भी इंडी गठबंधन सोशल मीडिया में पीछे है जी। फेल है एक तरह से। वो चढ़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ रहा है। सर, जैसे राहुल गांधी लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो राहुल गांधी पे आपका क्या कमेंट है? भैया, हम राहुल गांधी को हम क्या माने, हमको तो समझ में नहीं आता। जैसे हम उतने बड़े बाप के बेटे होते ना, तो हम बहुत कुछ सोच लेते। उतने बड़े बाप के बेटे, उतनी बड़ी विरासत के बेटे हैं, उनके में वो विरासत का खून क्यों नहीं आया, ये मेरे समझ से बाहर है। उनको कुछ समझ नहीं है। वो जिनको जो समझाता है वो बोल देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसका प्रभाव हो रहा है। पप्पू उनको कह देते हैं लोग। कितना बड़ा अपराध, देश का प्रधानमंत्री पप्पू हो जाए, ये कहते हैं लोग कि देश का प्रधानमंत्री पप्पू हो ही, ये आम आदमी बोलता है। तो इसे नेतृत्व के प्रति जब नकारात्मक भाव हो जाएगा तो कैसे आप लड़ेंगे? और मोदी में हर चीज को समझने की, देखने की, वो प्रचारक रहे हैं आरएसएस के भाई। उन्होंने समाज के नस को देखा है। ये कहां क्या देखे हैं? सड़क पर घूमने से थोड़ी ना आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अब खटाखट कर देंगे तो उससे हो जाएगा। अगर खटाखट करने से हो गया होता, एक झटके से गरीबी हटा दूंगा, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ पर 1971 का चुनाव जीता था। आज तक गरीबी क्यों नहीं हटी? क्यों नहीं हटी भैया? अब खटाखट कैसे कर देंगे? कौन सा जादू की छड़ी आपके पास है? तो ये सब चीजों को जनता समझ रही है, पहले नहीं समझती थी। पहले नारों पर चुनाव होते थे जी। नारा लग गया, उसी पर चुनाव हो गए। आज नारों का विश्लेषण हो रहा है और जनता उसके आधार पर नारों की एथेंटिसिटी को तय कर रही है। अब खटाखट करके हास्यास्पद हो गए, फटाफट करके। अब आपने कह दिया कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे सबका, तो हम अपने घर पर आर्थिक सर्वेक्षण करने देंगे? हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है भाई। हमारा आर्थिक सर्वेक्षण करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा ही नेता बोल रहा है कि अरे भाई दक्षिण भारत के लोग तो फिर अफ्रीकन है, पूर्वोत्तर भारत के चीनी है, ये यूरोपियन है, ये हम बर्दाश्त करेंगे? हम अफ्रीकन है, हम चीनी है, हम यूरोपियन है। हमने तो यूरोपियन को मार के भगा दिया था। क्या क्या बोलते हो यार तुम, बिना पढ़े लिखे आदमी? पता नहीं कौन सी पढ़ाई तुमने पढ़ी है, तुमको कुछ नहीं मालूम। इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी कोई प्रतिरोधक रूप में खड़े नहीं हो सकते, जबकि इनके फेवर में आ जाते हैं। उनके फेवर में आते हैं। और देश में इस समय जो नेतृत्व वर्ग है, जो पुराना वर्ग है वो तो चुक गया है। जो नया वर्ग है नरेंद्र मोदी को पकड़ नहीं पा रहा। वो जहां सोचते हैं उससे चौगुना सोच लेते हैं नरेंद्र मोदी इस उम्र में। आप ये सोचिए
कि 73 साल का आदमी एक दिन में 10-10 रैलियां कर रहा है जी। और एक 58 साल का आदमी 2 रैली में फिचकुर फेंक दे रहा है। अंतर आप समझ रहे हैं? हाँ। क्या करेंगे आप? उस जनता के बीच में रहना चाहता है, आप जनता से कटना चाहते हैं और जनता मालिक है, कैसे होगा? आपके पास मुद्दा ही नहीं है। आप अभी भी पुरानी सोच पर ले आ रहे हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश बदल चुका है, देश की सोच बदल, सत्ता में आवे कोई अलग बात, लेकिन नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए उसके पैरेलल विचार ले आना पड़ेगा, उसके पैरेलल व्यक्तित्व खड़ा करना पड़ेगा, उसके पैरेलल सोच डेवलप करनी पड़ेगी, तब आप उनको चुनौती दे सके। घिसी पिटी बातों से, झूठ सच बोलने से नरेंद्र मोदी को आप चुनौती नहीं दे सकते। तो सर किसी को आप देख रहे हैं जो उनके पैरेलल खड़ा हो सकता है? हमको तो नहीं लगता, फिलहाल अभी तो नहीं देख सकता जी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अमित शाह ने बयान दे दिया, साफ साफ कर दिया कि 75 साल का सकुखा केजरीवाल कर रहे हैं वो बेकार है। नरेंद्र मोदी जब तक स्वस्थ रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, और जब तक स्वस्थ रहेगा उसको और अच्छा कर जाएगा ना। वो तो चुनौती रूप में कर रहा है। 5 साल उनको और मिल गया तो और बदल देंगे वो। ये पुराने मुद्दे गुम हो जाएंगे, नए मुद्दे आ जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? आप तो उतना सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप उसके पीछे छूट जाएंगे। अगर 24 में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत मिला तो 29 तक आते आते देश की विपक्षी पार्टियों के पास न विचार रहेगा, न नीति रहेगा, न नियत रहेगा, न कार्यकर्ता रहेंगे, न सोच रहेगा, न आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। फिर उनको बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही लोहिया ने भी कहा था कि भैया कांग्रेस को करने के लिए कांग्रेस के बराबर हमको खड़ा होना पड़ेगा, तब हम कांग्रेस को हटा सकेंगे। और जनता पार्टी की रिजीम में 77 में कांग्रेस के बराबर मिल के लोग खड़े हुए, इंदिरा गांधी हार गई। अब मोदी को उनके बराबर कौन है कोई बता, कौन प्रधानमंत्री बनेगा हमको कोई बता दे। उद्धव ठाकरे बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, तेजस्वी यादव बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, मायावती बनेंगी, कौन बनेगा? इसमें से कोई भी राष्ट्रीय स्तर का अभी है ही नहीं। कोई 15 सीट पर लड़ रहा है, कोई 25 सीट पर लड़ रहा है, ये तो 450 सीट पर लड़ रहे हैं। ये बड़े हैं कि 25 सीट पर लड़ने वाला किसी प्रधानमंत्री बन जाएगा। इवन सर जो सबसे बड़ी पार्टी भारत की रही है कांग्रेस, वो भी सारी सीटों पे नहीं लड़ पा रही है। भाई आप देख लीजिए ना, आपके सामने है। कोई हम नहीं अपने मुंह से ये क्या आप कह रहे हैं, भक्त की बात, ये मोदी भक्त नहीं कह रहा है, जनता कह रही भाई आप कैसे बनोगे, कैसे बन जाओगे, किस स्थान होगी, हर आदमी की लिप्सा है, कैसे बन जाओगे? और उसके यहाँ सब लोग उसके प्रति समर्पित हैं, ये अंतर है। अच्छा सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, जो अभी एक सर्वे आया है प्रधानमंत्री के आर्थिक उसका सर्वेक्षण जो आया है, ये तो भैया हाँ ये तो भैया खतरनाक है जी। अगर ये सही है, हिंदुओं की संख्या घटी है कि बढ़ी है ये अलग सवाल है, लेकिन अगर 7% से 14% तक मुसलमानों की संख्या बढ़ी है तो इस देश में अल्पसंख्यकवाद को खत्म कर देना चाहिए जी, क्योंकि ये भी अब बहुसंख्यक के रूप में आ गए। 14% हो गए, इसका मतलब आप भी बहुसंख्यक हैं, तो आपको अल्पसंख्यक का आधार नहीं मिलना चाहिए। जो बहुसंख्यकों को जो नियम, संविधान, कानून लागू हो उस पर आप पर भी लागू होना चाहिए। लेकिन अभी इस पर विश्लेषण बाकी है कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, तो डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी चेंज ये भारत के लिए खतरनाक है। यद्यपि इस तरह की बातें बहुत पहले भी होती रही हैं, लेकिन भारत के जो बहुसंख्यक जो स्वरूप है उसको कोई खत्म नहीं कर पाया, ना खत्म कर पाएगा। ये बढ़ सकते हैं, लेकिन भारत, अब पाकिस्तान यहां से नहीं पैदा होगा। पाकिस्तान भारत में मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान पैदा नहीं हो सकता। नई उम्मीद जगा रहे हैं आप। हाँ, हम बता रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की स्थिति है, कितने दिन तक रोटी के लिए लड़ेंगे भाई? अभी तो शुरू भी हो गया वहां पीओके में। आप बताइए कितने दिन तक रोटी, पेट से बड़ा क्या होता है? जी। पाकिस्तान का नेतृत्व जब चुक जाएगा, अब रोटी के लिए मरने पड़े तो वो भी कहने लगे कि तो भारत भाई भैया उन्हीं के साथ हमको कम रोटी तो मिले, क्यों नहीं कर सकते? मैं ये साफ साफ बात करना चाहता हूं कि भारत में दूसरा पाकिस्तान नहीं हो सकता। भारत में पाकिस्तान, भारत का जो कटा अंग है वो भारत के साथ जुड़ सकता है, लेकिन ये सोच गलत है कि भारत में अल्पसंख्यकवाद के अंतर्गत के कोई जिहाद हो सके, कोई दूसरा देश बन सके, कोई टूट सके। अब भारत को तोड़ने की, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह कहने वाले लोग अब गर्त में गाड़ दिए गए। भारत की जनता इस तरह समर्थ हो गई है, इसमें कोई कहने की बात
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने काफ़ी मुखर होकर सारी बातों का बताया है। और मुझे लगता है कि जो आने वाला चुनाव है वो कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ रहा है कि हमें अपने भारत को समृद्ध बनाना है हर हाल में। और जब तक भारत है तभी तक हम हैं, और जब तक सनातन है तभी तक हम हैं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो हमने बात की डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी से, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और बड़े ही खुल के वो बोले हैं। भारत को भारत बनाने के लिए, भारतवर्ष बनाने के लिए हमारा ये प्रयास लगातार बना रहेगा, ताकि हम भारत की संस्कृति, भारत के राष्ट्रीयता को आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।